नमस्कार भाई सभी को, आपके अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। भूमिका इसकी भारत के सुदूर दक्षिण के तीनों ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तमिलकम या तमिलहम नाम से विख्यात था और ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। और संगम का अर्थ तमिल कवियों का संघ है, परिषद अथवा गोष्ठी से है और जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था और इन्हीं कवियों द्वारा तमिल साहित्य रचा गया था, जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ है। और संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य के अलावा अन्य स्रोतों यथा स्ट्रोबो, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी, टोलमी आदि की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। इन सभी से हमें संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। संगम आयोजन में तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि एवं लेखक अपनी रचनाओं को संगम के सामने प्रस्तुत करते थे तथा उनकी स्वीकृति के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। और संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया है। मदुरै में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का यह संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इरियर नार अगपोरुल के भाष्य से होता है और इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य और संगम साहित्य कहलाता है। और वह युग जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी प्राप्त होती है और संगम युग कहलाता है। संगम साहित्य का संकलन 9 खंडों में उपलब्ध है। संगम अथवा सम्मेलन। प्राप्त विवरण के अनुसार पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रथम संगम। संगम अथवा सम्मेलन के अंतर्गत तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे और अपनी रचनाएं संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रथम संगम में सदस्यों की कुल संख्या 549 थी। प्रथम संगम में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 549। और इस संगम में 4499 लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की तथा उन्हें प्रकाशित करवाने की आज्ञा भी प्राप्त की थी। प्रथम संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, जो 4400 वर्षों तक चला था। प्रथम संगम में जिन ग्रंथों का उल्लेख हुआ उनमें अकटियम, परिपदाल और मधुरनारय और मुदुकुरुकु तथा कलिरी, आविर्य आदि प्रमुख थे और वर्तमान में इनमें से कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया है तथा इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और इस संगम में 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की थी। द्वितीय संगम 59 पांड्यों राजाओं के संरक्षण में हुआ। यह संगम भी अत्यधिक लंबी अवधि तक चला था और इस संगम में संकलित साहित्यों में तमिल व्याकरण ग्रंथ और तोलकपियम ही एकमात्र शेष है और इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियर को दिया जाता है। संगम तृतीय संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में किया गया और इस संगम की अध्यक्षता तक्कीर ने की थी और तृतीय संगम में 449 कवियों को उनकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली थी। तृतीय संगम में 449 कवियों को उनकी
रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली थी और यह संगम 1850 वर्षों तक चला था। और तृतीय संगम में संकलित की रचनाएं वर्तमान में भी उपलब्ध है और जिनकी संख्या 49 है। तृतीय संगम को 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था और इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं नेन्दुथोकै, कुरुनथोकै और नेत्रिनई और एनकुरुनूर, पदित्रुटिपत और नुत्रबथु, परिपादल और कुथुवरी और पेरिस तथा सित्रिस है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन इसी संगम में किया गया है। नेक्स्ट है संगम। ये संगम है और ये इनके अध्यक्ष और ये संरक्षण है, ये स्थल है इनके और ये सदस्यों की संख्या है। प्रथम अगस्त्य ऋषि ये पांड्य शासक में के संरक्षण में था और मधुरै स्थल था इनका और 549 सदस्यों की इनकी संख्या थी। द्वितीय में अगस्त्य ऋषि थे पांड्य शासक और कपाटपुरम स्थल और 59 सदस्यों की संख्या। तृतीय में नक्कीरै पांड्य शासक मधुरै और 49 सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है संगम साहित्य। प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें संगम साहित्य कहा गया है और विषय वस्तु की दृष्टि से संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया जाता था। तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को अगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाजों और संबंधी रचनाओं को पुरम कहा जाता था। नेक्स्ट है संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है पथुतुपातु और इत्थुथोकै और पादिनेन कील कंकु। पत्तुपातु है, पत्तुपातु इस 10 संस्कृत पदों का संग्रह है और संभवतः इन पदों को लिखे जाने का समय द्वितीय सदी ईस्वी का है और इन संस्कृत पदों में पांड्य राजा नेडुजेलियन और चोल राजा कारिकाल के विषय में जानकारी मिलती है। इससे हमें किन किन राजाओं की जानकारी मिलती है? पत्तुपातु से नेडुजेलियन और चोल राजा कारिकाल के विषय में। इत्थुथोकै है, इत्थुथोकै 8 कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में संगमकाल के राजाओं के नाम, तत्कालीन समाज का विवरण है और ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। पदिनेन कील कंकु पदिनेन कील कंकु 18 छोटी कविताओं का संकलन है और इनका भाव उपदेशात्मक है और इन कविताओं में तिरुवल्लुवर तथा रचित तिरुकुरल या कुरल उत्कृष्ट रचना है और इस रचना में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है संगमकालीन प्रमुख साहित्य है। संगमकालीन प्रमुख साहित्य है और ये रचनाकार है इनके। तोलकापियम, तोलकापियर, तिरुकुरल या कुरल, तिरुवल्लुवर, एहनानुरु, रुद्र शर्मन और मरुगुरुर पाद्य इसका है नक्कीरैर रचनाकार है। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम, इसका इलेंगो आदिगल है और मणि मेखले का शीतले सत्र नार है और जीव का चितामणि का तिरुतक देवर है। नेक्स्ट है समकालीन महाकाव्य। संगम काल में महाकाव्यों की भी रचना की गई है, यद्यपि ये ग्रंथ संगम काल के अंतर्गत नहीं आते और तथापि इनसे तत्कालीन जनजीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस काल के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि और वेल्लपति कुंडलकेशी। इनमें प्रथम 3 उपलब्ध है। इनका विवरण इस प्रकार है।
शिल्पाधिकारम संगमकालीन महाकाव्य में शिल्पाधिकारम महाकाव्य का बहुत अधिक महत्व है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चेर शासक सेनगुटुवन के भाई इलंगो आदि गल ने की थी और यह एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका क्रमशः कोवलन और कणगी है। नेक्स्ट है, इस महाकाव्य का नायक कोवलन अपनी पत्नी कांगनी की उपेक्षा कर माधवी नामक एक वैश्या से प्रेम करता है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मणिमेखला है। इस महाकाव्य की रचना मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतलय सतनार द्वारा की गई और इस महाकाव्य में महाकाव्य की नायिका मणिमेखला के साहसिक जीवन का वर्णन है। मणिमेखला शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री थी और उल्लेखनीय है कि जहाँ पर शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणिमेखलम की कहानी प्रारंभ होती है। जीवक चिंतामणि है। इस महाकाव्य के लेखक जैन धर्मावलंबी और त्रिउत्कर देवर है। इस महाकाव्य में इसके नायक जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है और ऐसा माना जाता है कि जीवन कुल 8 विवाह करता है। जीवक कुल 8 विवाह करता है और गृह जीवन के बाद परिवार का त्याग करके जैन धर्म अपनाकर संन्यास कर लेता है। जीवक चिंतामणि में 8 विवाहों के वर्णन के कारण इसे धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ क्यों कहा जाता है? 8 विवाहों के वर्णन के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है संगमकालीन राजनीतिक इतिहास। संगमकालीन राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें संगम साहित्य से ही मिलता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य के अनुसार चेर का राज्य दक्षिण पश्चिम में, चोलों का राज्य उत्तर पूर्व में तथा पांड्यों का राज्य दक्षिण पूर्व में स्थित था और इनका विवरण इस प्रकार है। नेक्स्ट है संगमकाल के तीनों राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज्य पेनार तथा वेलारू नदियों के मध्य स्थित था। यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता था। चोल राज्य चोल मंडलम और कोरोमंडलम मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य केंद्र उरैयूर था। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह था जो ये बाघ था। नेक्स्ट है प्रमुख शासक एलारा। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। एलारा ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है करिकाल। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रतापी शासक था और इसका शासन लगभग 119 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट है करिकाल ने अपने समकालीन चेर तथा पांड्य राजाओं को परास्त किया, कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की और करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। उसने एक धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुवार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। नेक्स्ट है पेरुना नूनन पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है और करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली है। उसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। चोलों का पतन है। करिकाल के पश्चात चोलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी और संगमकालीन चोल शासकों ने 3री-4री शताब्दी तक शासन किया था और 9वीं शताब्दी के मध्य पुनः चोल सत्ता का उत्थान विजयालय के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है चेर राज्य। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक बार उल्लेख प्राचीन वंश चेर का मिलता है और केरल पुत्र के नाम से विख्यात यह राज्य आधुनिक कोंकण मालाबार का तटीय क्षेत्र उत्तर त्रावणकोर एवं कोच्चि तक विस्तृत था।
चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? चेर का धनुष था। और चोल का क्या था? चोल का बाघ था। चेर राज्य के प्रमुख शासक उदयन जेरल चेर शासकों का प्रथम राजा था। ऐसा माना जाता है कि उदयन जेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। उदयन जेरल अधिराज की उपाधि धारण करता था, जो कि समकालीन शासक पर विजय का प्रतीक था। नेक्स्ट है, उदयन जेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करवाता था। इस कार्य हेतु उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। नेक्स्ट है, नेंदोजीरियल आदन। नेंदोजीरियल आदन एक प्रतापी शासक था और इसके द्वारा धारण उपाधियां अधिराज अम्मेवरम्बन से पता चलता है कि उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की थी। नेंदोजीरियल ने मालाबार तट पर अपने किसी शत्रु को नौसैनिक युद्ध में हराया था तथा यमन व्यापारियों को भी बंदी बनाकर उनसे बहुत सारा धन लूटा था। और सेन गुट्टुवन है। चेर शासकों ने सेन गुट्टुवन सबसे प्रसिद्ध था। इनमें चेर शासकों में सेन गुट्टुवन था, ये सबसे प्रसिद्ध था। और सेन गुट्टुवन को लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता था। यह एक वीर योद्धा तथा सेना नायक था। और सेन गुट्टुवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की, गंगा को पार किया। इसके ही शासनकाल में पतेनी पूजा या ककणी की पूजा प्रारंभ हुई थी, और जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। सही है, यह चेर वंश का अंतिम शासक था और इसके समकालीन पांड्य शासक नेडुजेलियन ने उसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य। पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिण में स्थित था और जिसमें वर्तमान मदुरै तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मैगस्थनीज ने किया था और उसके अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प, जो एक प्रकार की मछली होता था। और मैगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया था। पांड्य राज्य का उल्लेख है मैगस्थनीज ने वो माबर नाम से किया था। पांड्य राज्य के प्रमुख शासक है नेडियोन। संगम ग्रंथों के अनुसार नेडियोन प्रथम पांड्य शासक था। उसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा भी करवाई। नेक्स्ट है, नेंडुजेलियन। पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न और महत्वपूर्ण शासक नेंडुजेलियन था। और नकीरे तथा मानमुंडी मरुदन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने नेडुजेलियन पर कविताएं लिखी, जो पतुपात्र में संकलित है। और मधुरा कांजी नामक एक रचना जो मधुरा और पांड्यों से संबंधित थी, में नेडुजेलियन को कुशल शासक बताया गया है। नेडुजेलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया था। नेडुजेलियन ने चेर राज्य से को पराजित कर बंदी गृह में रखा था। और संगम ग्रंथों के अनुसार नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। नेडुजेलियन ने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और बहुत से यज्ञ भी कराए थे। माना जाता है कि शिल्पाधिकारम की रचना इसी के काल में हुई, जब उसने निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी। पांड्यों की राजधानी मदुरै नेडुजेलियन के काल में सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र थी। नेडुजेलियन के पश्चात पांड्य राजाओं का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया और 7वीं शताब्दी में पांड्य सत्ता का पुनः उत्कृष्ट हुआ। नलिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक
था। नेक्स्ट है समकालीन शासन प्रणाली। समकालीन शासन प्रणाली राजतंत्र एवं वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी। राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनाता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालव कहा जाता था, और यह राजा के साथ न्याय का कार्य भी करता था। नेक्स्ट है इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की थी। इस काल के शासक युद्ध प्रेमी होते थे तथा चक्रवर्ती सम्राट बनाने की अभिलाषा रखते थे और युद्ध में वीरगति शुभ कार्य माना जाता था। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया था। कौन कौन सी थी 5 समिति? मंत्री, अमात्यार अथवा एमाचार, और पुरोहित, पुरोहितार, राजदूत जो दूतार, और सैनिक, सेनानायक जो सेनापति यार होता था, और गुप्तचर जो ओरार होता था। नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन। इस काल में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में मंडलम प्रमुख थे। ये देखिए, मंडलम राज्य जो संपूर्ण राज्य होता था, नाडु प्रांत को कहते थे, उर बड़े ग्राम या नगर को, और सिरूर छोटे ग्राम को, और मुडूर पुराना ग्राम को, अव्यय छोटे ग्राम की सभा को, और पेटिनम तटीय शहर को, पोडियाल सार्वजनिक स्थल को, और साले प्रमुख सड़क को, तेरू नगर की प्रमुख गली को। नेक्स्ट है ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। छोटे ग्रामों की सभा अव्यय कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों व व्यापार तथा रोजगारों आदि से संबंधित होती थी। बड़े ग्राम या नगर को उर कहा जाता था। छोटा ग्राम सिरैयूर या सिरूर कहलाता था। नेक्स्ट है संगमकालीन प्रमुख नगर। उरैयूर यह चोलों की राजधानी थी तथा सूती कपड़े का बड़ा केंद्र क्या था? उरैयूर था। पुआर यह चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। वांजी या कैरयूर चेरों की राजधानी थी। कोरकाई पांड्यों की तटीय राजधानी थी। मुसीरी ये चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट है सैनिक व्यवस्था संगम काल में कैसी थी? इस काल के राजा युद्ध प्रेमी होते थे। शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था, और सेना को रथ, हस्ती दल, घुड़सवार और पैदल सेना में विभाजित किया गया था, और सेना की अगर टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी कुलय कहलाती थी। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थी, और जिसमें उनका नाम और उनकी उपलब्धियां अंकित होती थी। चोलों तथा पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर वेलाल अर्थात धनी किसान होते थे। राजा अपने निवास स्थान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात भी करते थे। कर प्रणाली या राजस्व। संगम काल में कृषि तथा व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था, इसलिए राज्य की आय का मुख्य साधन इन पर लगाए जाने वाले कर थे, और भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। संगम काल में युद्ध से लूटा हुआ धन भी आय का एक मुख्य साधन था, और कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वारियमवारी थी। एक इकाई क्या थी? वरियमवारी थी, और भूमि का उस इकाई से कर वसूलने वाला प्रभारी वरियार कहलाता था। जो कर को वसूलता था वो वरियार हो जाता था। भूमि निवर्तन के अनुसार मापी जाती थी, और सुदूर दक्षिण में माँ और वेली भूमि के माप थे। यहाँ कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तोला जाता था, और संभवतः यह बड़ा तौल था। छोटे तौल के रूप में नाली, उलाकू और अलाक प्रचलित थे। नेक्स्ट है राजस्व से संबंधित शब्दावली।
माँ और वेली भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी। इरय भूमि कर होता था और उल्गु या सुंगम चुंगी एवं सीमा शुल्क होता था। और कुडुम या पादु राजा को अदा कर किया जाने वाले कर को कुडुम या पादु कहा जाता था। और इरादू जबरन वसूला जाने वाला कर, इरादू जो जबरदस्ती से। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर भारत की तरह संगमकाल का समाज भी वर्ग भेद पर आधारित था। ये वर्ण थे अरसर और शुड्डुम, वेलाल, वेनिगर, पुलैयन आदि। और संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। इसके बाद वेलाल वर्ग का स्थान था जो प्राय कृषि कार्य करते थे। वेनिगर शब्द का उल्लेख व्यापारी वर्ग के लिए किया जाता था, किंतु इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। और दस्तकारों का वर्ग पुल्यन कहलाता था, जो रस्सी तथा पशुओं के चमड़े से चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे। इस समय तक दक्षिण के राज्यों का आर्यकरण हो गया था तथा वैदिक यज्ञ होने लगे थे और ब्राह्मणों को दान में भूमि, घोड़े, रथ, हाथी और श्रवण मुद्राएं दी जाती थी। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। संगमकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और दरबारों में गायकों के साथ नर्तकी नाचती थी, जिन्हें पाणर और विडेलियर कहा जाता था। नेक्स्ट है, संगमकाल में अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम में बताया गया है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है और वैदिक धर्मशास्त्रों में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा तोलकापियम में भी की गई है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में मृतक संस्कार विधियों का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अग्निदाह तथा समाधिकरण दोनों ही विधियाँ प्रचलित थी और समाज में स्त्री प्रथा का प्रचलन था तथा विधवाओं की दशा दयनीय थी। नेक्स्ट है, संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था। संगमकाल में मुख्य रूप से 3 धार्मिक मत थे, ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत। इस काल तक दक्षिण भारत में वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी और इस युग में धर्म का संबंध कर्मकांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था और उनके कर्मकांड का संबंध जीवनात्मकवादी तथा मानव रूपी देव पूजा के विविध रूपों में था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे। मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है और मुरुगन का प्रतीक मुर्गा अथवा कुक्कुट है और मुरुगन की उपासना में किए जाने वाले नृत्य को वेल नाडल कहा जाता था। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। मछुआरे तथा तटवर्ती क्षेत्र के लोग वरुण की पूजा करते थे। किसान लोग रुद्रम की पूजा करते थे और पुआर में वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। मरियम्मा शीतला माता थी जो चेचक से संबंधित थी और संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर और अंतसाई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। नेक्स्ट है, कोरावई विजय की देवी। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ है, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ है। संगम काल में लोगों का कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास था और वन देवी, जिसकी प्राय दुर्गा देवी के साथ तुलना की जाती है, की उपासना भी एक अन्य अवशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। और आर्यकरण के प्रभाव से शिवाख्यान, वामनावतार, रास लीलाएं आदि कथाएं प्रचलित हो गई थी। नेक्स्ट है, संगमकालीन आर्थिक स्थिति। संगमकालीन साहित्यों में दक्षिण भारत की भूमि को
बहुत उर्वरा बताया गया है। फलतः संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित तथा आत्मनिर्भर थी और कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी तथा जौ प्रमुख फसलें होती थी। इस काल में कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। चेरों का राज्य काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल तथा भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था और चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल को प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज चावल थी। संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। अनाज विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम होता था। आयात घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा, गदला, कांच, शराब और दो हत्थे, कलश, मुद्राएं, पुखराज इत्यादि होते थे और निर्यात में मसाले, वस्त्र, मलमल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी और मोती इत्यादि होते थे। नेक्स्ट है, संगम काल में कृषि के अतिरिक्त संपन्नता का कारण ब्रह्म और आंतरिक व्यापार था। ब्रह्म व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। बड़े बड़े बंदरगाह इस काल में नगरों के रूप में प्रसिद्ध थे। तोंडी, मुसीरी, पुहार, सालियूर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। माना जाता है कि यवन व्यापारी अपने जहाजों से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती, कीमती रत्न, पर्वतों की अमूल्य वस्तुएं ले जाते थे और इस काल में सर्वाधिक व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था। रोमन सम्राट अगस्टस से सिक्के पुआर, मुजिरिस और रिकामेडू से मिले हैं। नेक्स्ट है, इस काल में उत्तर भारत एवं सुदूर दक्षिण के बीच व्यापार का भी उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में जिस मार्ग का संकेत मिलता है वह गंगा घाटी से गोदावरी तक जाता था। यह दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग के अनेक नाम गिनाए हैं और उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार के अधिकांश मुद्दे विलास की वस्तुएं थी, जैसे मोती, रत्न और स्वर्ण। उत्तम किस्म के वस्त्रों का भी व्यापार होता था और उत्तर के उत्तरी काली मृदभांड सुदूर दक्षिण में भी लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में भी आहत सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है, इस काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी और नोरा, तोंडी, मुसीरी और नेलसिंडा आदि बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। नेक्स्ट है, त्रियुकाम्यूलियर नामक स्थान चेर, चोल और पांड्य राज्य के संगम स्थल के रूप में था और इस काल में रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ भी व्यापार होता था। इस समय व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले सार्थवा का मासुतुवान एवं समुद्री सार्थवा को मानामिकन कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही भाई। कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।